सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर और मोदी सरकार के बीच अक्सर अनबन की खबरें सामने आती हैं। जहां एक तरफ सरकार कंपनी पर कड़े कानून लगा रही है, तो वहीं ट्विटर भी अपनी रिपोर्ट जारी कर केंद्र की पोल खोल रहा है। जी हां, आज माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद मोदी सरकार कटघरे में आती नजर आ रही है। तो क्या है रिपोर्ट में दावा, देखते हैं इस खबर में। सोशल मीडिया पर ट्विटर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां लोग अपने विचारों को साझा करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन मोदी सरकार के राज में वहां भी खुलकर अपनी बातों को रखने का हक छीना जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार कंपनी पर कड़े कानून लगा रही है, तो वहीं पोस्ट को भी डिलीट करवाने के लिए दबाव बनाती है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ट्विटर पर पोस्ट किए गए कंटेंट को हटाने की मांग करने वाले देशों में सबसे आगे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच सभी तरह के यूजर्स के मामलों में सामग्री को प्रतिबंधित करने का आदेश देने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल था। वहीं खातों से जुड़ी जानकारी मांगने में भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे था। ट्विटर ने बताया कि जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच उसे दुनिया भर से पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से जुड़े 349 अकाउंट पर मौजूद सामग्री को हटाने की कानूनी मांग हासिल हुई। ये संख्या पहले के मुकाबले 103% ज्यादा है। आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया भर में सामग्री हटाने के लिए कुल 47,572 अनुरोध में से 3,992 यानी 8% अकेले भारत से मिले। इनमें 23 अदालती आदेश और 3,969 अन्य कानूनी मांगे थी। कंपनी ने बताया कि 2021 की दूसरी छमाही में वैश्विक स्तर पर प्रमाणित पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के 17 ट्वीट हटाए गए, जबकि साल की पहली छमाही में ऐसे ट्वीट की संख्या 11 थी। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों की आवाज को दबाया जाता है। जो सोशल मीडिया पर बात रखता है उसे हटा दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर जनता अपनी बात रखे तो कहां रखे। पंचायत चुनावों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। उसने 51 में से 40 जिलों में अपने अध्यक्ष बनाने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस को 10 जिलों में जीत मिली है, लेकिन बीजेपी को ये जीत कैसे मिली, ये अब सवालों के घेरे में है। भोपाल में भी बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बीजेपी नेताओं और पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। 51 में से 40 जिलों में उसने अपने अध्यक्ष बनाने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस को 10 जिलों में जीत मिलने की बात कही जा रही है। दिलचस्प मुकाबला भोपाल में रहा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बीजेपी नेताओं और पुलिस के साथ झड़प हुई। भोपाल में भी बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है, लेकिन बीजेपी की ये जीत सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने बीजेपी की शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ बीजेपी नेता और पुलिस धक्का मुक्की करती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस ने इस वीडियो के जरिए जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बीबी श्रीनिवास ने लिखा कि मध्य प्रदेश में संपन्न कल जिला पंचायत चुनावों के दौरान सत्ता प्रशासन ने जिस तरह मिलकर लोकतंत्र का चीरहरण किया, उसका गवाह ये वीडियो है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ मध्य प्रदेश पुलिस का ये रवैया बेहद ही शर्मनाक है। ये पुलिस वाले हैं या बीजेपी के गुंडे। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद राज्य में सियासी पारा गर्मा गया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने समर्थकों को अध्यक्ष पद पर बैठाना चाहती है। इसके लिए सदस्यों को हर तरीके से अपनी तरफ करने में दोनों पार्टियों के पदाधिकारी लगे हुए थे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के इशारे पर जिला पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों को पुलिस अगवा कर रही है। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग क्यों अपनी आंखें बंद किए हुए है? श्योरपुर, सीहोर, अन्य जिलों के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मामू डरा हुआ है। पूरा चुनाव पैसा, पुलिस और प्रशासन के दम पर बीजेपी लड़ रही है। कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी युवा नेता प्रवीण नेतारू की हत्या का मामला जोर पकड़ता नजर आ रहा है। प्रदेश भर में पार्टी की सोशल मीडिया प्रबंधन टीम समेत बीजेपी युवा मोर्चा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी को महंगा पड़ सकता है। देखते हैं ये खबर। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में फंसी नजर आ रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं अब बेल्लारी में बीजेपी युवा नेता प्रवीण नेतारू की जान जाने के मामले को लेकर
बीजेपी नेताओं में भी गुस्सा देखा जा रहा है। प्रदेश भर में पार्टी की सोशल मीडिया प्रबंधन टीम समेत बीजेपी युवा मोर्चा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके जरिए उन्होंने पार्टी नेताओं और सरकार को मैसेज भेजने का काम किया है। अब राज्य के हालात को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को बेहद नुकसान उठाना पड़ेगा और सभी पदाधिकारियों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील के खिलाफ भी काफी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्रबंधन टीम के इस्तीफे से पहले चिकमंगलूर जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष संदीप अरिविनंगडी ने इसे लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। संदीप ने उन्हें इस्तीफा देने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए राजी भी कर लिया था, लेकिन पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करने वाले करीब 100 लोगों ने ऐलान किया है कि वो इससे दूर रहेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रचारक एमजी महेश ने बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से अपने पदों से इस्तीफा नहीं देने की अपील की। उन्होंने वादा किया कि पार्टी उन्हें कभी भी निराश नहीं होने देगी। वहीं तुमकुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया और अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी नेता रेखा शंभू ने अपने इस्तीफे में कहा कि धर्म उनके लिए अहम है और धर्म उनकी पहली प्राथमिकता भी है। यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। ऐसे में इसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव के समय विपक्ष को मिल सकता है। दिल्ली में 1 अगस्त से पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू हो रही है। पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की गई थी, लेकिन राज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम केजरीवाल के बीच मचे सियासी घमासान के बीच आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। साथ ही आपने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या सीबीआई जांच के डर से आपने लिया है यू टर्न? क्या बीजेपी से डर गई है केजरीवाल सरकार? देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है और सरकार ने संचालित दुकानों के जरिए शराब की बिक्री के निर्देश दिए हैं। अब 1 अगस्त से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति के तहत शराब बेची जा सकेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज इसका ऐलान किया है। सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शराब की दुकानों के लाइसेंस धारियों और आबकारी अधिकारियों को धमकाने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। वो शराब की कमी पैदा करना चाहते हैं ताकि वो दिल्ली में शराब का अवैध व्यापार कर सकें, जैसा कि वो गुजरात में कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बीजेपी ने भी मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी ने ट्वीट करके लिखा कि सीबीआई जांच का आदेश आते ही केजरीवाल सरकार ने वापस ली नई आबकारी नीति। मतलब साफ है, आपकी नीति और नियत दोनों खराब है। दिल्ली में काफी दिनों से शराब नीति को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था। वहीं केजरीवाल के बैकफुट पर जाने को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी आप सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित सरकार की आबकारी नीति को बुरा बताते हुए अपनी नई शराब नीति लाई। जब भ्रष्टाचार में आपके मंत्री लिप्त पाए गए तो सीबीआई जांच से बचने के लिए पुरानी नीति को सही ठहरा अपनी नीति को वापस लेने का आदेश दे रहे हैं। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में इस समय करीब 468 शराब की दुकानें संचालित हैं। इस नीति की अवधि को 30 अप्रैल के बाद 2 बार 2-2 महीने के लिए बढ़ाया गया था। यह अवधि 31 जुलाई को समाप्त होगी। केजरीवाल की इस नीति को लागू हुए अभी 9 महीने ही हुए थे, लेकिन इसको लेकर केजरीवाल सरकार शुरुआत से ही विवादों में थी। लेकिन राज्यपाल के सीबीआई जांच के आदेश के बाद आप सरकार ने अपनी आबकारी नीति को वापस ले लिया है। महाराष्ट्र का सियासी तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के गुजराती और राजस्थानी वाले बयान पर संग्राम छिड़ गया है। शिवसेना और कांग्रेस ने इसे महाराष्ट्र की जनता का अपमान बताया है, तो वहीं सीएम शिंदे और बीजेपी ने राज्यपाल के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को जेल भेजने और घर वापसी की धमकी दी है। तो ऐसा क्या कह गए कोश्यारी, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। कोश्यारी ने एक सभा में बोलते हुए कहा कि अगर गुजराती और राजस्थानी चले जाएं तो मुंबई में पैसे नहीं बचेंगे, फिर महाराष्ट्र में क्या बचेगा? देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई का दावा भी खत्म हो जाएगा। इस बयान पर कांग्रेस और शिवसेना ने राज्यपाल पर धावा बोल दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इनका नाम कोश्यारी है, लेकिन एक राज्यपाल के तौर पर वो जो बोलते हैं और करते हैं उसमें थोड़ी भी होशियारी नहीं होती। ये कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम 2 के आदेश का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। कांग्रेस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी राज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे मराठियों का अपमान बताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा
कि राज्यपाल के बयान से हर मराठी मानुष की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वो समुदायों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें घर कब वापस भेजा जा रहा है या जेल जाएंगे। कोश्यारी का ये बयान अब बीजेपी के लिए भी मुसीबत बन गया है और बीजेपी ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी राज्यपाल को तोल मोल के बोलने की हिदायत दी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि वो राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं है और मराठी लोगों की मेहनत के दम पर मुंबई आर्थिक राजधानी बनी है। लेकिन उद्धव गुट ने कोश्यारी के बयान को लेकर एकनाथ शिंदे को खत लिखा है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित मुख्यमंत्री होते हुए मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। क्या मराठियों को भिखारी समझा है क्या? एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी कोश्यारी के बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि मराठी आदमी को मूर्ख मत बनाओ। राज्यपाल का बयान अब राज्य में बीजेपी शिंदे सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। तो क्या राज्यपाल कोश्यारी को इस्तीफा देना